वो गरीब चिड़िया कौवी के घर में काम करती थी, क्योंकि कुछ समय से उसका पति बीमारी से कुछ काम नहीं कर पा रहा था। उसे अपने घर को चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था। अब अगर बर्तन धो लिए हैं तो जाओ रसोई में जाकर कोई काम कर लो। ऐसे खड़ी खड़ी मुझे क्यों घूरे जा रही हो? मालकिन जी, कल मेरी बेटी की स्कूल की फीस जमा करवानी थी। अगर इस महीने की तनख्वाह एडवांस मिल जाती तो। चल भाग और रसोई में जाकर काम कर। 2 दिन अभी हुए नहीं और आई पूरे महीने की तनख्वाह एडवांस लेने। मुझे भी गौरी कहते हैं। ऐसे ही गौरी के घर पर दस्तक होती है। पहले जाओ और देखो बाहर कौन है। जी मालकिन, मैं अभी देखती हूँ। बड़ी दूर से आया हूँ, मुझे कुछ खाने को दो। लग रहा है फिर कोई भिखारी आ गया है, इसे मैं भगाती हूँ। चिड़िया, तुम यहाँ समय जाया ना करो, जाकर काम करो। और तुम भिखारी जी क्या चाहते हो? भूखा हूँ, मैं बहुत दूर से आया हूँ। सब ऐसा ही कहते हैं। जल्दी से भागो यहाँ से। अगर मेरे पति आ गए तो बड़े डंडे से मारते हैं वो तुम जैसे भिखारियों को। ये सब आपको भगवान ने ही तो दिया है। अगर इसमें से किसी गरीब को कुछ दे देंगे तो कम नहीं होगा। तो फिर तुम भी भगवान से ही मांगो। जाओ, मेरा दिमाग खराब ना करो। गौरी घर का दरवाजा बंद करके चली जाती है। जंगल के तो सारे पक्षी ही ऐसे हैं। मुझे अपनी जादुई शक्ति देने के लिए कहीं और जाना होगा। शायद यहाँ कोई भी अच्छा पक्षी नहीं है। अब मैं जाऊँ? मेरी बेटी गुड़िया और पति टुन्नू भूखे हैं। मुझे जाकर उन्हें भोजन भी खिलाना है। दिखा जरा, 2 ही रोटी ली है। मालकिन जी, मैं चोरी नहीं करती। मैं खुद भूखी रह लूँगी और ये रोटी अपनी बेटी गुड़िया और पति टुन्नू को खिला दूँगी, परंतु चोरी नहीं करती हूँ। अच्छा, जाओ। जो भी आता है बातें सुनाने लग जाता है। चिड़िया 2 रोटियां लेकर अपने घर चली जाती है। माँ, आप आज देर से क्यों आई हैं? माँ, आप आज देर से क्यों आई हैं? आप ये रोटी खा लें। माँ, क्या आपने खाई है? बेटी, मालकिन बहुत अच्छी है। पहले मुझे खाना देती है और बाद में खुद खाती है। चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया से झूठ बोलती है, जबकि वो खुद भी 2 दिन से भूखी थी। रीमा का पति भी 1 रोटी खा लेता है। चिड़िया की बेटी रोटी खाने ही वाली थी कि उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। मैं देखती हूँ। आप तो वही चिड़िया थी ना जो वो बुरी कौवी के घर में थी? मैं वहाँ काम करती हूँ। क्या आपने अभी तक कुछ खाया नहीं है? मैं भूखा हूँ। रुको गुड़िया बेटी, वो रोटी अभी तक खाई तो नहीं है? माँ, आधी खा ली है। बाकी की आधी भी लेकर आओ। गुड़िया बाकी की आधी रोटी ले आती है। माफ़ करना यात्री पक्षी जी, मेरे पास इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। इसमें से भी आधी रोटी मेरी बेटी ने खा ली है। वो यात्री पक्षी आधी रोटी लेकर खा लेता है। पूरा हुआ। मेरा सफर आज पूरा हुआ। मैं बहुत दिनों से किसी ऐसे ही पक्षी की खोज में था। मैं समझी नहीं यात्री पक्षी जी। ये सेब खा ले और बीज अपने घर के आंगन में दबा देना और पानी भी डाल देना, सब समझ आ जाएगा। तुम मेरी परीक्षा में सफल हुई चिड़िया। अब आपको सब मिलेगा, बहुत मिलेगा, और ऐसे ही दूसरों की मदद करना। ऐसा कहते हुए वो पक्षी गायब हो जाता है। ये सब क्या था गुड़िया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। माँ, मैंने किताबों में पढ़ा है, शायद ये कोई चमत्कारी पक्षी था, और ये जो सेब है ये भी कोई चमत्कारी सेब है। फिर वो माँ बेटी सेब खा लेते हैं और बीज अपने आंगन में दबा देते हैं और मीठी नींद सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। वहाँ एक पेड़ उगता है और उस पेड़ पर सोने के सिक्के लग जाते हैं। रीमा चिड़िया और उसकी बेटी जैसे ही आंगन में उस बीज को देखने आते हैं, वहाँ तो एक बड़ा पेड़ बन चुका था जिस पर ढेर सारे सोने के सिक्के लगे हुए थे, जिसे देख चिड़िया और उसकी बेटी बहुत हैरान भी थे और खुश भी। अब मैं समझी गुड़िया, वो पक्षी इतनी शक्ति किसी पक्षी को देना चाहता था। वो तो परीक्षा ले रहा था। चिड़िया उन सोने के सिक्के से पहले बुलबुल डॉक्टर से अपने पति का अच्छे से इलाज करवाती है। इलाज के कुछ दिनों बाद उसका पति अब पूरी तरह ठीक हो गया था। ये देखकर दोनों माँ बेटी बहुत खुश हो जाते हैं। रीमा चिड़िया अब जंगल के पक्षियों को और अपने दोस्तों को खूब मदद करती थी। इस तरह रीमा चिड़िया अपनी बाकी की जिंदगी खुशियों से गुजारती है। अब वो गरीब रीमा चिड़िया नहीं रही थी। जंगल में सर्दियों का मौसम था, मगर बच्चों को बर्फबारी देखने का शौक हो रहा था।
मम्मा आपने एक बार बताया था ना कि पहाड़ों पर बर्फ गिरती है। हाँ गुड़िया बेटी, पहाड़ों पर बर्फ गिरती है। बर्फ भी ऐसी कि पूरे पहाड़ ढक जाते हैं। मम्मा मम्मा मुझे देखनी है वो बर्फ, मेरा बहुत मन कर रहा है। बेटी, उसके लिए तो हमें पहाड़ों वाले जंगल जाना पड़ेगा। गुड़िया जिद करती है। आखिर माँ तो माँ होती है। रीमा चिड़िया मान जाती है। गुड़िया उड़ते हुए अपने दोस्तों के पास जाती है। कबूतर का बच्चा, तोते का बच्चा, सबको जाकर बताती है। सुनो सुनो, मैं और मम्मा पहाड़ों वाले जंगल जाएंगे। वहाँ पर मैं बर्फ गिरती देखूंगी। गुड़िया, मैं भी मम्मी पापा से कहता हूँ, मैं भी आपके साथ जाता हूँ। छोटा मिट्टू जल्दी से घर जाता है और अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, मम्मा वो जा रही है गुड़िया अपनी मम्मा के साथ पहाड़ों वाले जंगल। अरे बेटा, हम जाकर क्या करेंगे? आपके पापा आएंगे तब पूछेंगे आपके पापा से। जब शाम में हरिया तोता घर आता है, उसकी पत्नी कहती है, देखो तुम्हारा बच्चा पहाड़ों वाले जंगल जाने की जिद कर रहा है। अरे मेरे बच्चे को जाना है तो मैं जरा पक्षियों से पूछ कर आता हूँ। हरिया तोता बहुत अच्छा था। वो दूसरे पक्षियों को सलाह देता भी था और सलाह लेता भी था। उसने पक्षियों को जमा कर लिया। बताओ दोस्तों, आप क्या चाहते हो? क्या हमें पहाड़ों वाले जंगल जाना चाहिए? तोते भैया, गुड़िया का तो बहुत शौक हो रहा है, इसलिए मैं तो जा रही हूँ। अरे मेरा बेटा भी कह रहा था कि उसको भी जाना है। तो यार कबूतर सब एक साथ चलते हैं ना। हाँ, मगर बुलबुल बहुत बीमार है। बुलबुल को छोड़कर नहीं जा सकते। ऐसे बुलबुल को पीछे से कुछ हो गया तो? अरे उसकी चिंता मत करो, मैं उसका इलाज करके उसको भी साथ ही लेकर जाऊंगा। ऐसे हम बुलबुल को छोड़ तोड़ ही ना सकते हैं। तोता बुलबुल के घर जाता है। बुलबुल को बड़ी जोरों की खांसी थी। मेरे प्यारे भाई, मैं तो बहुत बीमार हूँ। बताओ कैसे आना हुआ? अरे बुलबुल बहन, उठ बैठो, तुम्हारा भाई आया है। भाई को देखकर ठीक हो जाओ तुम। अरे भाई, आप तो इतने प्यार से बात कर रहे हो तो मरी हुई भी उठ जाऊंगी। बुलबुल दबा लेती है और एकदम स्वस्थ हो जाती है। सभी पक्षी तैयार हो जाते हैं। चलो, हो गए ना तुम एकदम तैयार? अब मैं तुमको बताता हूँ, हम पहाड़ों वाले जंगल जा रहे हैं बर्फ देखने। तोता जंगल के कोने में रहने वाले कौवा और कौवी के पास जाता है। कव्वे, हम सब जा रहे हैं पहाड़ों वाले जंगल, वहाँ पर बर्फ देखेंगे। हाय बर्फ, मेरा तो बर्फ देखने का बहुत मन करता है। चलिए ना पति जी, हम भी चलें। हाँ हाँ, हम भी चलेंगे। हमें भी लेते हुए जाना। ये ना हो तुम लोग हमें यहीं पर भूलकर चले जाओ। हाँ, अपना सामान तैयार रखना, कोई अच्छा सा टेंट भी ले लेना। ये ना हो वहाँ पर सर्दी में ठठुरते रहो। आखिर वो दिन आ गया। उस दिन हर कोई अपना सामान पैक करके बड़े बरगद के पेड़ के नीचे जमा हो गए थे। अरे कालू और गोरी, क्या आपने सामान पूरा रखा है या नहीं? हाँ कौवे भैया, आप तो बहुत लापरवाही करते हो, इसलिए पूछना तो बनता है ना। वैसे रीमा, मेरी एक बात याद रखना, मैं तुम लोगों से ज्यादा शक्तिशाली हूँ। मैं उस बर्फ के मैदान में ऐसे भी रह सकता हूँ। कालू और गोरी बताते नहीं है कि वो अपने सामान में टेंट और लकड़ियां नहीं लेकर जा रहे। सभी पहाड़ों वाले जंगल की ओर चले जाते हैं। रास्ते में कई जगह बैठकर वो सुख का सांस लेते और फिर अपना सफर शुरू कर देते थे। आखिरकार वो पहाड़ों वाले जंगल में पहुंच जाते हैं। हर तरफ बर्फबारी थी। बहुत ज्यादा ठंड है, मैं तो कहता हूँ पहले टेंट लगा लेते हैं। तोते ने अपना टेंट लगाया, कबूतर ने भी और चिड़िया ने भी, मगर वो कौवे अभी तक बैठे हुए थे। कौवे भैया, समय रहते हुए अपना टेंट लगा लो, ऐसे रात में कौन लगवाएगा आपके साथ? हाँ हाँ, हम लगा लेंगे। तुम लोग तो छोटे पक्षी हो, तुम लोग कहाँ शक्तिशाली, मैं तो शक्तिशाली हूँ। शक्तियों का गर्व इतना था कि वो पागल कौवे टेंट ही साथ नहीं लाए। बर्फ गिर रही थी और वो आराम से बैठे हुए अपने साथ लाया हुआ दाना खा लेते हैं, क्योंकि उनको बहुत भूख लग रही थी। रात हो जाती है। रात में तो ठंडी ज्यादा बढ़ गई थी। रात होती गई, ठंड बढ़ती गई। कालू और गोरी बाहर बैठे हुए थे। ठंड लग रही है, अपना बताओ, क्या तुमको लग रही है? कालू जी, ठंड लग रही है, मेरे पंख सुकड़ते जा रहे हैं। हम तो टेंट भी साथ में नहीं लेकर आए। वैसे हमारे जंगल के पक्षी दयालु हैं, हमारी मदद जरूर करेंगे। आखिर कालू थक जाता है। पत्नी जी, मैं मरने वाला हूँ। ठंड, हाय हाय ठंड। कालू कौवा तोते के टेंट के आगे जाकर बोलता है, यार तोते तोते, मुझे अंदर ले लो, बड़ी ठंड है, मैं मर जाऊंगा तोते। मीटू जी रहने दीजिए, ये कौवा तो है ही ऐसा, खुद टेंट लाया नहीं
हम क्यों सुलाए भला? गोरी जल्दी से दौड़ती हुई कबूतर के टेंट के बाहर गई। कबूतर कबूतर भैया, मुझे अंदर आने दो। देखो कितनी सर्दी है। अरे मैं क्यों आने दूं? तुम तो मुझे गंदी आंखों वाला कबूतर कहती थी ना। नहीं नहीं, अच्छी आंखों वाले कबूतर, नशीली आंखों वाले कबूतर, मुझे अंदर आने दो। वो दोनों भी कौवों की मदद नहीं करते। तभी पहाड़ों में चील निकल कर आते हैं। चीलों को देख कालू और गोरी डर जाते हैं। चिची चील, आप दोनों हमें हमें मत खाओ। अरे वहाँ आज का तो भोजन मिल गया। हाँ, वो भी 2 कव्वे, वो भी इतनी ठंड में। आज तो पार्टी होगी हमारी। कालू चीलों की आंखों में बर्फ मारता है और दोनों कौवे वहां से भाग जाते हैं। कालू और गौरी जबरदस्ती चिड़िया के टेंट में घुस जाते हैं। अरे आप दोनों इस समय में अभी तक सोए नहीं क्या? रीमा बहन, बाहर ठंडी में कहाँ नींद आती थी। हम तो अपना टेंट नहीं लाए। देखो हमारे गीले पंख देख लो, हमें अपने पास रहने दो। चिड़िया बहन, यहाँ तो बहुत ज्यादा गर्मी है और आराम भी लग रहा है। अच्छा कोई ना, आप दोनों यहाँ रह सकते हो। चिड़िया, कालू और गौरी ढेर सारी बातें भी करते हैं। इस तरह वो सब टेंट में मजे करते हैं। कड़कड़ाती ठंड का मौसम था। चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछी थी, जिसने प्रकृति की सुंदरता को भले ही बढ़ा दिया हो, लेकिन वन्य जीवों के लिए जीवन अत्यंत कठिन बना दिया था। आसमान से रुक रुक कर बर्फ गिर रही थी और हर तरफ बर्फीली हवा का राज था। इस कठोर सर्दी में नन्ही रीमा चिड़िया और उसकी प्यारी बेटी गुड़िया भोजन की तलाश में भटक रहे थे। उनके छोटे पेट भूख से सिकुड़ रहे थे और हर प्रयास व्यर्थ होता जा रहा था। जंगल में एक दाना भी खोजना मानो नामुमकिन सा हो गया था। माँ, मेरे पैर सुन्न हो रहे हैं। इतनी ठंड है कि उड़ने का भी मन नहीं कर रहा। गुड़िया हिम्मत रखो मेरी बच्ची, हमें कहीं न कहीं कुछ तो मिलेगा ही। भगवान किसी को भूखा नहीं सुलाते। रीमा अपनी बेटी को दिलासा देती रही। वे दोनों एक ऊंचे देवदार के पेड़ से नीचे उतरे और बर्फ में दबे जंगल को निहारने लगे। तभी रीमा की तेज नजरों को बर्फ के नीचे फंसा हुआ सुनहरा सा कुछ अनाज दिखाई दिया। वो बहुत थोड़ा था, पर इस भयंकर भूख के लिए किसी खजाने से कम न था। देखो गुड़िया, वहाँ बर्फ में कुछ दाने फंसे हैं। जल्दी, शायद आज हमारी भूख मिट जाए। क्या सच में आज हमें खाना मिलेगा? अनाज? सच में माँ, चलो जल्दी से निकालते हैं। वे दोनों खुशी खुशी उस जगह पर पहुंचे। रीमा ने एक पतली टहनी ली और उसकी मदद से कुरेदना शुरू किया। वो धीरे धीरे बर्फ को हटा रही थी ताकि दाने सुरक्षित बाहर निकल आएं। ये काम बहुत ही मेहनत और धीरज का था, लेकिन भूख ने उन्हें ऊर्जा दी। दूर एक सूखी शाखा पर बैठा कालू कौवा और उसकी बीवी गौरी कौवी ये सारा दृश्य बड़े गौर से देख रहे थे। उनकी आंखें रीमा के अनाज पर टिकी थीं। गौरी के मन में लालच आ गया था। वाह, देखो कालू, रीमा कितना अच्छा काम कर रही है। हमारे लिए मेहनत करके खाना निकाल रही है। चलो छीन लेते हैं। अरे रुको गौरी, इतनी जल्दी क्यों? उसे पहले पूरी मेहनत कर लेने दो। उसकी मेहनत हमारा भोजन। हम क्यों अपनी पंख दुखाएं? जब वह सारा अनाज बाहर निकाल लेगी तब हम उसे धमका कर छीन लेंगे। थोड़ा सब्र करो। अरे वाह कालू, तुम तो बहुत ही चालाक हो। यह हुई ना बात। आराम से बैठकर तमाशा देखते हैं। रीमा और गुड़िया ने बड़ी मेहनत से सारे अनाज के दाने बाहर निकाल लिए। वे अपनी जीत पर मुस्कुराए और बस खाने ही वाले थे कि अचानक क्रूर कालू और गौरी वहां धड़ाम से आ धमके। अरे चिड़िया, ये क्या कर रही हो? ये अनाज तो हमारा है, जल्दी से इसे यहाँ छोड़ दो। ये क्या बदतमीजी है कालू? हमने इसे इतनी मेहनत से बर्फ से निकाला है, तुम इसे कैसे छीन सकते हो? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस जंगल में जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब ये दाने हमारे हैं। रीमा के विरोध करने से पहले ही कालू और गौरी ने अनाज पर झपट्टा मारा। उन्होंने झगड़ा किया, रीमा को दूर धकेला और पल भर में सारा अनाज चट कर गए। गुड़िया ये सब देखकर जोर जोर से रोने लगी। माँ, वे कितने बुरे हैं, उन्होंने हमारा खाना छीन लिया। अब हम क्या खाएंगे? शांत हो जाओ गुड़िया, रोना नहीं। जो छीनते हैं उनका पेट कभी नहीं भरता। आओ हम यहाँ से चले। दुखी मन से माँ बेटी उस जगह को छोड़कर आगे बढ़ गईं। कुछ दूर चलने पर रीमा की नजर फिर से बर्फ में दबे एक और फल पर पड़ी। ये गहरा बैंगनी रंग का एक जामुन का फल था। ठंड के कारण वो एकदम जमा हुआ था। रीमा ने इस बार सावधानी पूर्वक बर्फ हटाना शुरू किया।
उधर पेट भर चुके कालू और गौरी फिर से उड़ते हुए आए और देखा कि रीमा फिर से मेहनत कर रही है। देखो गौरी, इस चिड़िया को अक्ल नहीं आती, फिर से मेहनत कर रही है। ये अब जामुन है, कैसी मूर्ख है ये। अरे इसे पता ही नहीं है कि मेहनत का फल तो हमें ही खाना है। जल्दी करो, इससे पहले कि ये खा ले। इस बार रीमा के जामुन पूरी तरह बाहर निकालने से पहले ही कालू ने झपट्टा मारा और जामुन उठा लिया। वे दोनों जोर जोर से हंसे और रीमा का मजाक उड़ाया। कालू और गौरी ने आधा आधा जामुन खाया, पेट भरा और रीमा को चिढ़ाते हुए वहां से उड़कर चले गए। जाने दो गुड़िया, ऐसे लोगों से बहस नहीं करते। गुड़िया, जो अभी भी थोड़ी निराश थी, जमीन पर गिरी हुई उस जामुन को देखने लगी जिसे कालू ने छोड़ दिया था। वो टूटा हुआ था, लेकिन उसमें एक छोटा सा बीज दिख रहा था। माँ देखो, हमारे पास ये जामुन का बीज है। इसे खा तो नहीं सकते, लेकिन मैं इसे अपने घर के पास मिट्टी में बो दूंगी। मेरी प्यारी गुड़िया, ये तो बहुत अच्छा विचार है, लेकिन ठंड का मौसम है। जामुन के पेड़ तो सिर्फ गर्मियों में ही उगते हैं। अभी बीज बोने से कोई फायदा नहीं होगा। पर माँ, कोशिश करने में क्या बुराई है? मुझे लगता है ये जादुई बीज है। देखो ये कैसे चमक रहा है। गुड़िया की बात सुनकर रीमा को भी थोड़ी उम्मीद जगी। वे दोनों अपने छोटे से घोंसले के पास पहुंचे। गुड़िया ने उस जामुन के बीज को बड़ी सावधानी से अपने घर के ठीक सामने बर्फ हटाकर नरम मिट्टी में बो दिया। फिर माँ बेटी दोनों भूखे ही सो गए। अगली सुबह जब माँ और बेटी भोजन की एक और असफल खोज पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तो जो दृश्य उन्होंने देखा उस पर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके घर के ठीक सामने जहां गुड़िया ने बीज बोया था, वहां एक घना स्वस्थ जामुन का पेड़ खड़ा था। और सबसे आश्चर्यजनक बात ये थी कि उस पर ढेरों सारे गहरे पके हुए जामुन लगे हुए थे। हाँ, वो सचमुच एक जादुई जामुन का बीज था जो ठंड की रात में भी रातों रात उगाया था। माँ और बेटी बहुत खुश हुई। माँ देखो, मैंने कहा था ना, ये जादुई बीज था। अब हम भूखे नहीं रहेंगे। हाँ मेरी बच्ची, तुमने सही कहा। ये तो भगवान का वरदान है। तुम्हारी मेहनत, दया और सकारात्मक सोच का फल है। उन्होंने पेट भरकर मीठे और रसीले जामुन खाए। जामुन इतने ज्यादा थे कि उनके लिए बहुत बच गए। गुड़िया, हमारे पास इतना सारा भोजन है, लेकिन जंगल में बाकी पक्षियों को अभी भी खाना नहीं मिल रहा होगा। हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। हाँ माँ, हम मदद करेंगे। जैसे हम भूखे थे वैसे बाकी सब भी होंगे। ठीक है, तुम एक टोकरी जामुन कबूतर के परिवार को दे आओ, एक टोकरी मिट्ठू तोते के परिवार को और एक टोकरी प्यारी बुलबुल को भी दे आओ। याद रखना, हमेशा बांट कर खाने में ही सच्ची खुशी मिलती है। गुड़िया ने तुरंत वैसा ही किया। उसने सबको जामुन बांटे। सभी पक्षियों ने उन्हें ढेर सारी दुआएं दी और रीमा और गुड़िया का धन्यवाद किया। इस पूरे दृश्य को ईर्ष्यालु कालू और गौरी एक बार फिर दूर से देख रहे थे। उनके मन में अब लालच था। देखो कालू, वे कितने मजे से जामुन खा रहे हैं और हमने अपने हिस्से का थोड़ा सा खाकर खत्म कर दिया। हमें भीख मांगनी पड़ेगी अब। भीख नहीं मांगेंगे, हम चुराएंगे। इतनी मेहनत से पेड़ उगाया है, अब हम रात को सारे जामुन चुरा लेंगे। यह पेड़ हमारा होगा। जैसे ही रात हुई और चारों ओर चांदनी फैल गई, लालची कालू और गौरी चुपके से जामुन के पेड़ के पास पहुंचे। चलो गौरी, मैं जामुन तोड़ता हूँ। कालू जैसे ही पहला जामुन तोड़ने के लिए पेड़ की टहनी छूने वाला था, उसे अचानक बिजली का एक तेज झटका लगा। जोरदार कांव कांव की आवाज के साथ वो नीचे गिर पड़ा। दरअसल रीमा ने समझदारी दिखाते हुए जादुई जामुन के पेड़ की सुरक्षा के लिए उस पर एक सूखी जादुई बेल लपेट दी थी, जो चोरी करने वाले को बिजली जैसा हल्का झटका देती थी। आह गौरी, ये क्या था? मुझे करंट लगा। इस पेड़ पर तो बिजली है। कालू, ये तो जादू है। लगता है रीमा ने चोरी रोकने के लिए पेड़ पर कोई जादुई सुरक्षा लगा दी है। डर और अपमान से भरे कालू और गौरी वहां से रोते हुए भाग गए। वे ठंड में भूखे ही रह गए क्योंकि उन्होंने मेहनत, दयालुता और ईमानदारी को ठुकराया था। अगले दिन रीमा चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया ने जामुन खाए, बांटे और खुशी खुशी अपना जीवन बिताया। उन्होंने सीख लिया था कि मेहनत और नेकी का फल हमेशा मीठा होता है, भले ही मौसम कितना भी कठोर क्यों ना हो। इस कहानी से
हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी, मेहनत और दूसरों के प्रति दया का भाव ही हमें जीवन में सफलता और सच्ची खुशी दिलाता है, जबकि आलस और लालच हमेशा दुखी और भूखा ही रखता है। एक जंगल में टुन्नू नाम का एक गरीब मजदूर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक कच्चे घर में रहता था। उसका घर पुरानी लकड़ी और घास से बना हुआ था, जो सर्दी और बारिश से बचने के लिए पर्याप्त नहीं था। टुन्नू दिन रात मेहनत और मजदूरी करता, लेकिन वो इतने पैसे नहीं कमा पा रहा था जिससे वो अपने परिवार के लिए एक पक्का घर बना सके। इस बार भी कड़ाके की सर्दी थी। एक रात बर्फ के साथ बहुत ज्यादा बारिश आनी शुरू हो गई। बर्फ और तूफान एक साथ उस रात अपना कहर बरसा रहे थे। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मेरा गरम टोपी बिल्कुल गीला हो गया है। माँ, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। सब बारिश के पानी से गीले हो रहे हैं। रीमा, तेज हवा और बारिश में घास नहीं टिकेगा। मैंने घास भी टिका कर देख ली है। सुनो जी, घर की छत पर सूखा घास और बिछा दो। बारिश का सारा पानी हमारे ऊपर गिर रहा है। बच्चों को भी बहुत ठंड लग रही है। ये कंबल पूरी तरह से भीग चुका है। मैं थोड़ी आग जला देता हूँ। टुन्नू आग जला देता है। रीमा और टुन्नू पूरी रात बच्चों को बाहों में समेटे बैठे रहे। अगले दिन जब टुन्नू उठकर बाहर आया तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसके घर का एक हिस्सा पूरी तरह से ढह चुका था। आंधी और बारिश ने कच्चे घर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। हे भगवान, अब मेरे परिवार का क्या होगा? मैं अपने परिवार को लेकर कहाँ जाऊँगा? हे भगवान, ठंड तो बढ़ती जा रही है। टुन्नू जी, हमारे पास तो अब रहने की कोई जगह नहीं। ठंड से कांपते हुए ये रात तो निकल गई, पर आने वाली अगली कई रातें हम कैसे गुजारेंगे? वो बेबस होकर खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू थे। टुन्नू के पास कोई रास्ता नहीं था। परिवार के नाम पर जंगल में उसका कोई नहीं था। अगले कई दिनों तक टुन्नू का परिवार पेड़ों पर ही दिन गुजारता रहा। एक दिन टुन्नू को एक गोदाम में कंटेनर में सामान भरने की नौकरी मिल गई, जिससे टुन्नू को रोजाना के पैसे मिलने लगे। एक शाम जब टुन्नू कंटेनर में सामान ढोने के बाद छुट्टी के समय जाने लगा, तब कबूतर मालिक ने टुन्नू से कहा, टुन्नू, वो पुराना कंटेनर अब काम का नहीं है, बेकार हो चुका है। इसमें जंग लग गया है, इसे किसी कबाड़ी वाले को बेच दो। टुन्नू ने उस कंटेनर को ध्यान से देखा तो उसके मन में एक विचार आया। अगर ये कंटेनर में रख लूं और इस कंटेनर का घर बना लूं तो परिवार को रहने की जगह मिल जाएगी। मालिक से बात करता हूँ। क्या हुआ? टुन्नू किस सोच में डूब गए? मालिक, क्या आप इस कंटेनर को मुझे दे सकते हैं? मेरे घर परिवार के काम आ जाएगा। क्या करेगा तू इसका? मालिक, मैंने आपको बताया था ना, बारिश और तूफान में मेरा घर जो है टूट गया। सोच रहा हूँ सर्दी के दिन है, जब तक कोई रहने की जगह नहीं मिलती तब तक इस कंटेनर में ही एक घर बना लूंगा। कम से कम ठंड में कंटेनर घर तो होगा, तो हमें रहने के लिए छत मिल जाएगी। ये बात है तो फिर तो मैं तुझे मना नहीं करूंगा। ठीक है, ये तू ले जा, पर क्या तू इस कंटेनर में रहने के लिए घर बना पाएगा? कोशिश करूंगा मालिक। ठंड से बचने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। धन्यवाद मालिक। टुन्नू बहुत खुश था, क्योंकि उसे अब रहने के लिए इधर उधर सड़कों पर भटकना नहीं पड़ेगा। उसने मन ही मन ठान लिया था कि वो कंटेनर से घर बनाकर ही रहेगा। और फिर टुन्नू ने जंगल के किनारे खाली मैदान में कंटेनर को रखवा दिया। ये तो बहुत गंदा है, पहले इसे साफ करना पड़ेगा। ये तो बहुत गंदा है, पहले इसे साफ करना पड़ेगा। लाओ, मैं इसे धोने में तुम्हारी मदद कर देती हूँ। हाँ, चलो पहले इसे साफ ही कर लेते हैं। मैं जंग को थोड़ा रगड़ देता हूँ और जहाँ से थोड़ा टूटा हुआ है थोक कर ठीक भी कर देता हूँ। पापा, हम भी घर बनाने में आपकी मदद करेंगे। हाँ पापा, अब बिना छत के रहने से बहुत ठंड लगती है। हम इस नए घर में रहेंगे पापा, हमें अब ठंड नहीं लगेगी ना? नहीं, बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी बेटा। मैं इस कंटेनर घर को ठंड के हिसाब से ही तैयार करूंगा। हवा का नामो निशान भी नहीं आएगा इस घर के अंदर। मैं इसे हर तरफ से ढक दूंगा। टुन्नू ने कंटेनर को साफ किया, लोहे की जंग को रगड़ कर हटाया। उसने पेंट का एक डिब्बा लिया और पूरे कंटेनर को पेंट कर दिया, और एक कबाड़ी वाले से कुछ बेकार लकड़ी के टुकड़े खरीद लिए और उन्हीं से उसने कटिंग करके लकड़ी के दरवाजे और बना दी, ताकि बारिश का पानी अंदर ना आ सके। फिर सूखा घास पूरे कंटेनर के अंदर लगा दिया ताकि ठंडी हवा ना आ सके। टुन्नू अभी घर बना ही रहा था कि तभी उसे पता चला कि पड़ोस के जंगल में एक सेठ कंबल बांट रहे हैं। रीमा, हमें गर्म कपड़ों और कंबल की बहुत जरूरत है। चलो ना एक बार देख लेते हैं, शायद हमें भी कंबल मिल जाए।
हाँ ठीक है, चलो चलते हैं, क्योंकि यहाँ ठंड से बचने के लिए हमें चादर और कंबल की जरूरत पड़ेगी, जो हमारे पास नहीं है। रीमा और टुन्नू जंगल में पहुंचे तो सेठ भी सभी गरीबों में कंबल बांट रहे थे। टुन्नू भी रीमा के साथ लाइन में खड़ा हो गया। फिर वो गर्म कपड़े लेकर घर आते हैं। उस दिन से वो गरीब परिवार उस कंटेनर के अंदर आराम से रहने लगा। एक जंगल के किनारे एक टूटे फूटे घास फूस के घर में टुन्नू नाम का एक पक्षी अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उनकी गरीबी इतनी गहरी थी कि हर सुबह सूरज उनकी झोंपड़ी की दरारों से झांकता मानो उनकी बेबसी पर मुस्कुरा रहा हो। माँ और बेटे का संसार केवल टुन्नू की मेहनत पर टिका था। टुन्नू सुबह होते ही जंगल में जाता, सूखी लकड़ियां काटता और उन्हें शहर जाकर बेच आता। जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उसी से उनके घर का चूल्हा जलता था। टुन्नू एक मेहनती और नेक दिल बेटा था, पर उसकी माँ हमेशा एक ही सपना देखती थी, अमीरी का सपना। हे भगवान, कब तक हम ये घास का घर देखेंगे? टुन्नू बेटा, तुझे किसी अमीर घर की बहू लानी चाहिए। गरीबी का ये दलदल अब और सहा नहीं जाता। माँ, तुम हमेशा यही क्यों कहती हो? क्या खुशियाँ दौलत की मोहताज होती हैं? मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। देखना, एक दिन सब बदल जाएगा। नहीं टुन्नू, तू भोला है। इस जमाने में बिना पैसों के कोई खुशी नहीं। तू मेरा इकलौता सहारा है। मेरे लिए एक अमीर बहू ला दे बस। माँ के इस दबाव से टुन्नू का मन अक्सर दुखी हो जाता था, क्योंकि उसका दिल किसी और के लिए धड़कता था। वो थी रीमा, एक प्यारी, शांत और पढ़ी लिखी चिड़िया। रीमा अमीर नहीं थी, लेकिन उसके मन की अमीरी उसे सबसे खास बनाती थी। एक दिन बिना माँ को बताए टुन्नू ने रीमा से चुपचाप शादी कर ली और उसे अपने साथ अपने घास के घर में ले आया। रीमा, ये हमारा घर है, टूटा फूटा सही पर मेरा है। मुझे डर है कि माँ शायद तुम्हारी अमीरी को लेकर खुश ना हो। टुन्नू, चिंता मत करो, ये घर मुझे महल से प्यारा है। और रही बात तुम्हारी माँ की, तो मैं उन्हें अपने प्यार और सेवा से जीत लूंगी। जैसे ही टुन्नू की माँ ने रीमा को देखा, उनका चेहरा उतर गया। रीमा के सीधे सादे कपड़े और साधारण पहनावा उन्हें बिल्कुल रास नहीं आया। तुम कौन हो? और टुन्नू, ये क्या मजाक है? तुमने मेरी पसंद को नजरअंदाज करके किससे शादी कर ली? क्या ये अमीर है? माँ, ये रीमा है, ये हमारी पत्नी है। छी, एक और गरीब? क्या हमारी गरीबी कम थी कि एक और गरीब को घर ले आए? मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। टुन्नू की माँ का व्यवहार रीमा के प्रति हमेशा कठोर रहा। रीमा अपनी सासू माँ को बहुत ध्यान से रखती थी, उनके लिए खाना बनाती, उनके लिए सब करती थी। फिर भी टुन्नू की माँ के दिल में उसके लिए प्यार नहीं जगा। कुछ ही दिनों में जंगल में कड़ाके की ठंड शुरू हो गई। सभी को बहुत ठंड लग रही थी। रात में सर्द हवाएं घास के घर की दरारों से घुसकर सबको कपकपा देती थी। ओह, कितनी ठंड है! ये कैसा घर है? ये तो बस नाम का घर है। माँ, मैं कल शहर जाकर काम की तलाश करता हूँ, शायद कुछ पैसे मिल जाएं। टुन्नू, आप चिंता ना करें, मैं इस घर को ठीक करूंगी। अगले ही दिन रीमा ने ठंड की परवाह किए बिना अपने छोटे पंख से घर की मरम्मत का काम शुरू कर दिया। वो जंगल से मजबूत टहनियां लाई, दलदल से चिकनी मिट्टी लाई और टूटे फूटे घास के घर को दरारें भरकर एक मजबूत और हवारोधी घर बना दिया। टुन्नू की माँ को खुशी तो हुई, लेकिन उनके मन का अहंकार अब भी उन्हें रीमा से प्यार से बात करने नहीं दे रहा था। अरे वाह, इस लड़की में कितना दम है! ये तो बड़ी मेहनती निकली। इतना काम तो टुन्नू भी नहीं करता। हाँ ठीक है, अब थोड़ी कम ठंड लगेगी, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। जो आपकी इच्छा माँ। रीमा सिर्फ मेहनती ही नहीं थी, वो बहुत पढ़ी लिखी भी थी। उसने सोचा, क्यों न अपने हुनर को कमाई का जरिया बनाया जाए। मैं जंगल के बच्चों के लिए एक छोटी सी पाठशाला खोलना चाहती हूँ। मैं उन्हें पढ़ना लिखना सिखाऊंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम तो सच में कमाल की हो। रीमा ने एक पेड़ के नीचे अपनी पाठशाला शुरू कर दी। धीरे धीरे जंगल के पक्षी अपने बच्चों को रीमा के पास पढ़ने भेजने लगे। कुछ ही दिनों में थोड़े थोड़े पैसे उनके घर आने लगे। शाम को जब रीमा पैसे सास के हाथ में रखती थी, तो रीमा की सास की आंखें खुली रह जाती थीं। माँ, ये बच्चों की फीस के पैसे हैं। अब हमारे पास घर चलाने के लिए टुन्नू की लकड़ियों पर ही निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ऐसे इसने पैसे कमाए? मेरे सपने तो सच हो रहे हैं। वाह रीमा! अब रीमा की सास को ये बात पूरी तरह समझ आ गई कि अमीरी पैसों में नहीं,
बल्कि अच्छे स्वभाव, हुनर और मेहनत में होती है। रीमा ने बिना कुछ कहे अपनी सेवा और समझदारी से उनका दिल जीत लिया था। एक दिन जब टुन्नू लकड़ियां काटने बाहर गया हुआ था, रीमा की सास रीमा के पास गईं। उनकी आंखें भर आई थीं। सालों का अहंकार और कठोरता टूटकर आंसू बनकर बहने लगे। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें गरीब कहकर तुम्हारा अपमान किया। मैंने सिर्फ दौलत को देखा, तुम्हारे नेक दिल और हुनर को नहीं। माँ, माफ़ी क्यों? आप मेरी माँ हैं, मुझे कोई गिला नहीं है। नहीं रीमा, तुम सचमुच एक बहुत अच्छी बहू हो जो लाखों दौलत से कहीं ज्यादा कीमती है। तुमने मेरे लिए नया घर बना दिया और अपने हुनर से हमारे घर में खुशहाली ले आई। सास ने रीमा को गले लगा लिया। उस दिन के बाद से सास का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। वो रीमा को बेटी की तरह प्यार करने लगी। माँ, रीमा, मुझे आज दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिली है। मेरी दोनों दुनिया, माँ और पत्नी, अब एक हो गई हैं। और फिर टुन्नू रीमा और उसकी माँ को अपनी मेहनत और प्यार से बनाए मजबूत घर में खुशी खुशी रहने लगे। टुन्नू की माँ ने जीवन भर के लिए सीख लिया कि चरित्र की दौलत सबसे बड़ी होती है। एक घने जंगल में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। आसमान से बर्फ के छोटे छोटे फाहे गिर रहे थे और पूरा जंगल सफेद चादर ओढ़े हुए था। इसी जंगल में दयालु रीमा चिड़िया अपने प्यारे बेटे कुकू के साथ रहती थी। उसने ठंड के मौसम के लिए अपने छोटे से घर में ढेर सारा अनाज जमा कर रखा था। वो जानती थी कि सर्दी में भोजन ढूंढना कितना मुश्किल हो जाता है। एक सर्द सुबह जब रीमा अपने घर के अंदर थी तो दरवाजे पर दस्तक हुई। रीमा बहन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कालू भैया, जरूर आइए। इतनी ठंड में बाहर क्यों खड़े हैं? क्या बताऊँ रीमा, जंगल में खाने को कुछ नहीं मिल रहा, सब बर्फ से ढका है। मेरे बच्चे कल से भूखे हैं। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। आप चिंता मत कीजिए, ये लीजिए। रीमा अपने भंडार से सबसे अच्छा अनाज निकालकर कालू को दिया। कालू भैया, ये अभी के लिए काफी होगा, आप अपने बच्चों को खिलाइए। धन्यवाद रीमा बहन, तुम सच में बहुत अच्छी हो। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। कालू कौवा भोजन लेकर तुरंत उड़ गया, लेकिन जाते जाते उसने रीमा के भरे हुए भंडार को लालच भरी नजरों से देखा। माँ, हमारे पास कितना सारा खाना है, क्या हम भूखे पक्षियों को और मदद करेंगे? मेरे प्यारे बेटे, तुमने बिल्कुल सही कहा। हमारे पास जब ज्यादा है तो हमें जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। यही तो सही जीवन है। रीमा ने फिर जंगल में रहने वाले असहाय पक्षी और अन्य छोटे पक्षियों को बुलाया और उनके बीच भोजन बांटा। सभी पक्षियों ने रीमा को धन्यवाद दिया। अगले दिन रीमा हमेशा की तरह कुछ नए फलों की तलाश में जंगल में निकली। वो एक सुनसान रास्ते में थी कि अचानक उसके सामने एक परी प्रकट हुई। रीमा, मैं तुम्हें तुम्हारी निस्वार्थ दयालुता के लिए तोहफा देने आई हूँ। परी जी, आप कौन हैं? मैं परियों की रानी हूँ। मैंने देखा है कि तुम कैसे अपनी जरूरत से ज्यादा होने पर भी अपना भोजन दूसरों के साथ बांटती हो। तुमने कालू जैसे लालची पक्षी की भी मदद की। तुम्हारी यही अच्छाई तुम्हें खास बनाती है। परी ने छड़ी घुमाया और चिड़िया के सामने एक चमकदार लाल टोपी प्रकट किया जिस पर छोटे छोटे तारे लगे हुए थे। ये लो, ये एक जादुई टोपी है। जब भी तुम इसे पहनकर भोजन की तलाश में निकलोगी, ये टोपी तुम्हें तुरंत बता देगी कि जंगल में सबसे ज्यादा भोजन कहाँ छिपा है। तुम्हें भटकना नहीं पड़ेगा। धन्यवाद परी जी। मैं इसका उपयोग केवल अपनी और कुकू की भूख मिटाने के लिए नहीं, बल्कि जंगल के सभी भूखे पक्षियों की मदद करने के लिए करूंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी प्यारी रीमा। हमेशा दयालु रहना। परी गायब हो गई और रीमा खुशी खुशी जादुई टोपी लेकर घर लौट आई। घर पहुंचकर रीमा अपनी सबसे अच्छी दोस्त लूसी कबूतरी को अपनी जादुई टोपी के बारे में बताने लगी। लूसी, देखो, ये टोपी परी ने दी है। वाह रीमा, तुम सच में बहुत भाग्यशाली हो। तभी पेड़ की एक मोटी डाल के पीछे कालू कौवा छिपकर उनकी सारी बातें सुन रहा था। क्या जादुई टोपी? अगर वो टोपी मेरे पास आ जाए तो मुझे कभी खाने की कमी नहीं होगी। मुझे बस उसे चुराना होगा। उसका लालच अब ईर्ष्या में बदल चुका था। कालू ने रीमा के घर पर नजर रखना शुरू कर दिया। उसने टोपी चुराने के कई छोटे मोटे प्रयास किए। एक रात कालू ने टोपी चुराने की एक बड़ी योजना बनाई। आज रात जब ये चिड़िया और उसका बच्चा सो रहे होंगे, मैं चुपके से अंदर जाऊंगा और टोपी चुरा लूंगा। कालू धीरे से रीमा के घोंसले के खिड़की के पास पहुंचा।
उसने खिड़की के अंदर से जाकर टोपी चुराने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर का आकार बड़ा होने के कारण वो खिड़की के अंदर जा नहीं पा रहा था। ये चिड़िया कितनी होशियार है। अगली सुबह जब रीमा जादुई टोपी पहनकर भोजन ढूंढने निकली तो कालू चुपचाप उसके पीछे गया। टोपी के इशारे पर उसने जमीन खोदना शुरू किया और वहां एक फल मिला। रीमा ने टोपी उतारकर एक तरफ रख दी। कालू ने सोचा यही सही मौका है। वो चुपके से रीमा के पास जाने लगा। पैरों की आवाज सुनकर रीमा तुरंत टोपी लेकर वहां से भाग गई। अब कालू ने सीधे झूठ बोलने का फैसला किया। वो उदास चेहरा बनाकर रीमा के पास आया। रीमा बहन, आज सुबह मेरे घर में आग लग गई थी। मेरे सारे कपड़े जल गए। क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए अपनी टोपी दे सकती हो? मैं इसे पहनकर जंगल जाऊंगा और सूखी लकड़ियां ढूंढ लूंगा। कालू भैया, ये कोई साधारण टोपी नहीं है। ये मुझे एक परी ने उपहार में दी है। मैं इसे किसी को नहीं दे सकती, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें एक नया घोंसला बनाने में मदद कर सकती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। ये सीधी तरह से नहीं मानेगी। मुझे कुछ और सोचना होगा। कालू का धैर्य जवाब दे गया। उसका लालच अब दुर्भावना बन चुका था। उसने फैसला किया कि अगर टोपी उसकी नहीं हो सकती तो रीमा को भी नहीं मिलनी चाहिए। अब और इंतजार नहीं, मैं इसे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। एक शाम जब रीमा टोपी की मदद से भोजन ढूंढ रही थी, कालू ने ऊपर से एक बड़ा और नुकीला पत्थर उस पर गिराने की योजना बनाई। मर जा रीमा, अब कोई टोपी नहीं बचेगी। पत्थर उठाया और रीमा को निशाना बनाया। जैसे ही उसने पत्थर फेंका, रीमा के ऊपर पत्थर गिरने ही वाला था, तभी परी आती है और पत्थर को हवा में ही रोक लेती है। कालू कौवे, तुमने अपनी लालच में सब हदें पार कर दी। कालू डर के मारे कांपने लगा। रीमा बाल बाल बच गई। मुझे माफ कर दो परी जी, मुझसे गलती हो गई। माफी? तुमने एक दयालु आत्मा को मारने की कोशिश की है। तुम्हारी सजा यह है कि अब से तुम जिस भी भोजन को लालच से देखोगे वो तुरंत कड़वा और बेस्वाद हो जाएगा। तुम्हें केवल उतना ही भोजन स्वादिष्ट लगेगा जितना तुम्हारी वास्तविक भूख को शांत करने के लिए आवश्यक हो। तभी तुम लालच से मुक्त हो पाओगे। कालू का चेहरा उतर गया। वो अपनी करनी पर बहुत शर्मिंदा हुआ। आपने मेरी जान बचाई, मैं आपकी आभारी हूँ। ये मेरी नहीं, तुम्हारी अच्छाई की जीत है रीमा। हमेशा याद रखना, दया और ईमानदारी सबसे बड़ी जादुई शक्तियां हैं। और वहां से सिर झुकाकर उड़ गया। और इस तरह रीमा चिड़िया कुकू के साथ खुशी खुशी रहने लगी। एक जंगल में कालू नाम का एक कौवा अपनी पत्नी गौरी कौवी के साथ रहता था। ये कड़कड़ाती ठंड का मौसम था और हर जगह हल्की हल्की बर्फबारी हो रही थी। उनका घोंसला एक बड़े से बरगद के पेड़ पर था। ठंड के कारण सब पक्षी अपने अपने घरों की मरम्मत कर रहे थे और भोजन जुटा रहे थे, पर कालू कौवा सबसे जुदा था। वो बेहद आलसी था। कालू कौवा घोंसले में दुबका हुआ आंखें बंद करके लेटा है। घोंसले की छत से एक जगह बर्फबारी का पानी टपक रहा है। गौरी कौवी बाहर से कुछ सूखी टहनियां लेकर आती है। उसके पंख ठंड से नम हैं। कालू, अरे ओ आलस के मारे कालू, उठो जरा। क्या है गौरी, इतना चिल्ला क्यों रही हो? मुझे सोने दो। देखो कितनी अच्छी नींद आ रही है। अच्छी नींद? तुम्हें सिर्फ अपनी नींद प्यारी है। ये देखो, हमारे घोंसले की छत टूट गई है। हर जगह से बर्फ का पानी टपक रहा है। क्या तुमको ठंड नहीं लग रही? अरे थोड़ा सा तो पानी है, कोई बात नहीं, कल ठीक कर लेंगे। अभी बहुत ठंड है और मैं बहुत थका हुआ हूँ। थके हुए? तुम थके हुए हो? तुम पूरे दिन करते ही क्या हो? न घर की मरम्मत, न दाना पानी जुटाना। सारा काम मैं अकेले करती हूँ। तुम दुनिया के सबसे बड़े आलसी हो। फिर से शुरू हो गई तुम। हर वक्त ताने, हर वक्त आलसी आलसी। मुझे शांति से सोने भी नहीं देती। अब मुझे अकेला छोड़ दो। गौरी का गुस्सा जायज था, पर कालू को अपनी गलती मानने के बजाय उसे गौरी से ही परेशानी होने लगी थी, क्योंकि वो उसे सोने नहीं देती थी। गौरी के रोज रोज के तानों से तंग आकर एक दिन कालू पास के पेड़ पर बैठी रीमा चिड़िया के पास गया, जो अपने पति के साथ घर की मरम्मत कर रही थी। रीमा, जरा मेरी बात सुनो। मैं गौरी से बहुत परेशान हूँ। वो हर वक्त मुझे ताने मारती रहती है। क्या हुआ कालू भैया, गौरी क्यों परेशान कर रही हैं? वो तो बहुत सीधी है। मुझे कभी चैन से सोने नहीं देती। बस काम काम और काम। मैं थोड़ा आराम क्या कर लूं, उसे तुरंत आलस लगने लगता है। कालू, सच कहूँ,
गलती गोरी की नहीं तुम्हारी है। इतना अच्छा घर है, उसे संभालना किसकी जिम्मेदारी है? बर्फबारी हो रही है, दाना कहाँ से आएगा? अगर तुम सारा दिन सोते रहोगे तो गोरी ताने क्यों नहीं मारेंगी? ये तुम क्या कह रही हो? तुम भी उल्टी बातें कर रही हो। कालू, आलस छोड़ो और जिम्मेदारी संभालो। अभी भी वक्त है, उठो और कुछ काम करो, अपनी बीवी का सहारा बनो। रहने दो, तुम सब एक जैसी हो, कोई मुझे नहीं समझता। कालू कौवा गुस्से में अपने पुराने जंगल को छोड़कर एक दूसरे जंगल की ओर